नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं है और ना ही टैक्स रिलीफ की बात जो है मिडिल क्लास के लिए कोई नई घोषणा है। लेकिन वित्त मंत्री ने पिछले 10 सालों में सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश किया और उपलब्धियों की चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सरकार का फोकस 2047 तक देश को विकसित बनाना है। वित्त मंत्री ने अगले चुनाव में एनडीए सरकार की वापसी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि जब इस साल जुलाई में एनडीए की सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कैसे करेगी, इसका विस्तृत रोड मैप उस बजट में जनता के सामने रखेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार इकॉनमी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उच्च विकास के साथ अर्थव्यवस्था का विस्तार करने और लोगों को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि हम खुद को नई प्रेरणाओं, नई चेतना, नए संकल्प के साथ देश के विकास के प्रति प्रतिबद्ध करते हैं। ये अमृत काल हमारे लिए कर्तव्य काल है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले की सभी चुनौतियों को आर्थिक प्रबंधन और गवर्नेंस के माध्यम से दूर किया गया है। इस वजह से देश विकास के नियमित पथ पर चल पड़ा है। यह हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उचित निर्णयों से संभव हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट भविष्य और विकास की गारंटी का बजट है। अंतरिम बजट चारों स्तंभों को सशक्त करेगा। इससे युवा, महिला, किसान, गरीबों को सशक्त बनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि यह बजट देश के नवनिर्माण का बजट है, लेकिन बजट को लेकर कांग्रेस की अपनी प्रतिक्रिया है। तो इस अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण की तरफ से जो पिछले 10 सालों के उपलब्धियां हैं एनडीए सरकार की, बीजेपी सरकार की, उसको गिनाया गया और खासकर यह भी कहा गया है कि अंतरिम बजट की परंपरा को हमने जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन 10वां बजट मोदी सरकार ने पेश किया और ये बजट भी, इसमें भी जनता की उम्मीदों पर ये बजट कहीं खरा नहीं उतरा। ना तो इसमें महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के रोजगार के साधन आप कैसे उत्सर्जन करेंगे उसके ऊपर कहीं कोई बात है, और सबसे बड़ी बात डीजल पेट्रोल को आप कैसे जीएसटी के दायरे में लाएंगे उसके ऊपर कोई बात है। स्वास्थ्य सुविधाएं दिन पर दिन महंगी होती जा रही, दवाइयाँ महंगी होती हैं, उसके ऊपर भी आपने कहीं कोई रियायत नहीं की। जो मकान बनाने जा रहे हैं लोग, उस पर भी आप देखें टाइल्स पर, सीमेंट पर और भी ऐसे कई सारे मटेरियल, इन पर आपने कहीं रियायत नहीं दी। ये बताता है कि ये बजट सिर्फ बड़े लोगों का बजट है, बड़े व्यापारियों का बजट है। तो देखा आपने प्रतिक्रिया है, विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं वो इस बजट को अच्छा नहीं बता रहे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार की, बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, तो इसमें एक डर भी था इस बजट को लेकर और कुछ उम्मीदें भी थी। लेकिन न डर सामने आया, न उम्मीद सामने आई, क्योंकि किसी में उत्पाद में कुछ ना घटा है, ना बढ़ा है, और ना इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ चेंजेस आए हैं। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस महासचिव ओबीसी
यूपी से उर्मिला चौधरी जी और अर्थशास्त्री आरजी द्विवेदी जी। सबसे पहले आरजी द्विवेदी जी, इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से यहां पर कहा गया निर्मला सीतारमण की तरफ से कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है, इसलिए हमने किसी तरह की घोषणा नहीं की है। सरकार घोषणा कर सकती थी या फिर वाकई इस परंपरा को जारी रखा है या फिर इसकी आवश्यकता नहीं थी? इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार। जी। अंतरिम बजट तो राह दिखाता है हम्म। और भले पूरा बजट उन्होंने न सबमिट किया हो, लेकिन एक तरह से एक राह दिखाता है। एक चीज तो जरूर अच्छी है कि ये चुनावी वर्ष है, तो जिस तरह से लग रहा था कि चुनावी बजट होगा, तो चुनावी बजट नहीं है, क्योंकि इनने बहुत सारे उसमें सब्सिडी, जो जिसको आजकल हल्की भाषा में बोलते हैं रेबड़ी बांटने वाला, कोई इस तरह का प्रावधान नहीं किया है। पर अभी भी इनका जो डिफिसिट है, ये बोल रही कि 5.1% करंट ईयर में आएगा, जो कि यद्यपि मैनेजेबल है, पर 2014 से 1% ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा है। और दूसरा, ये जैसा एक शब्द और जोड़ा उन्होंने कि जय अनुसंधान, तो अनुसंधान इनोवेशन पे यदि कर रहे हैं, तो कुल मिला करके बजट जो है, इसमें चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बाहर प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। लेकिन सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, 11.1% इंक्रीज हुआ है, इससे उसको थोड़ा कंपनसेट करने का प्रयास किया गया है। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका अच्छा चल रहा है, तो उससे रोजगार के साधन बढ़ेंगे। लेकिन जो तकनीकी बेरोजगार हैं, युवा ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, उनके लिए थोड़ी सी अभी और करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता। खेमचंद शर्मा जी, जिस तरह से माना जा रहा था कि कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो लोक लुभावन घोषणा यहां पर होंगी, लेकिन सीतारमण ने यहां पर साफ कर दिया हमने इस परंपरा को जारी रखा है, इसलिए कोई घोषणाएं नहीं की है। आखिर क्या वजह है? क्योंकि जिस तरह से आरजी द्विवेदी जी ने भी कहा कि ऐसा उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये लोक लुभावन बजट नहीं है, चुनाव को देखते हुए कम से कम चुनावी बजट नहीं है। नमस्कार, जय श्री राम। बिल्कुल सही कहा अर्थशास्त्री जी ने। ये बजट चुनावी बजट नहीं, बल्कि विकसित भारत का बजट है। ये दिखाता है कि सरकार के कॉन्फिडेंस को, ये दिखाता है हमारी बढ़ती हुई इकोनॉमी को, ये दिखाता है कि ये सरकार की कमिटमेंट है कि हम अपने देश को जब 47 में पहुंचेंगे, 2047 में पहुंचेंगे, तो उस समय हमारा देश विकसित देश बने। उसके लिए जो भी चीज संभव है, जो भी चीज करनी है, वो हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ का जो कॉर्पस तैयार किया गया है, वो सिर्फ इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि नए उद्यमी, नए युवा उस पर इनिशिएटिव ले सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। उनको ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट पे 50 साल के लिए लोन दिया जाएगा। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारा जो भारत है, पिछले 10 साल में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन जो विश्व के कंधे से कंधे मिला के और उनको हम लीड कर सकें, विश्वगुरु बन सकें, उस ओर हमें अग्रसर करेगा। महिलाओं को एम्पावर किया गया, 37 करोड़ महिलाओं को ये दिखाया गया है, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको मुद्रा के अंतर्गत लोन दिया गया। 2 करोड़ और घर बनेंगे, गरीबों को घर मिलेगा, और 2 करोड़ से ज्यादा और बहनों को लखपति बहन बनाने का जो संकल्प इस बजट में लिया गया है। 83 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, उससे लगभग 9 करोड़ के आसपास बहनों को फायदा मिल रहा है, गांव गरीब की बहनों को फायदा मिल रहा है। और 1 करोड़ से ज्यादा बहन ऑलरेडी लखपति बहन बन चुकी हैं, 2 करोड़ और बहन से लखपति बहन बनेंगी। तो ये चीज इस बजट में दिखाती है, युवाओं को आगे बढ़ाती है, फार्मर्स को आगे बढ़ाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष ध्यान दिया गया है। तो 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले बजट था, उसको बढ़ा के 11,10,000 करोड़ का लगभग बजट किया गया है। एक बड़ी चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, तो उससे लॉन्ग टर्म के लिए देश के लिए एसेट्स क्रिएट होती हैं, और इकोनॉमी में मल्टीपल एक आप कह सकते हैं इफेक्ट आता है, वायरल इफेक्ट आता है, और इस इफेक्ट से उसमें बहुत सारे इस तरह पे जॉब्स। ठीक है खेमचंद जी, लगता है आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कोई कारण है? अब दोबारा आपसे संपर्क साधते हैं। हमारे साथ उर्मिला जी भी बनी। उर्मिला जी, जिस तरह से यहाँ पर अब बजट पेश हो चुका है, अंतरिम बजट है, हालांकि शुरू में कह दिया गया निर्मला सीतारमण की तरफ से कि हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं,
हम जो परंपरा उसको यहाँ पर कायम रख रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बजट को देखें तो भविष्य में क्या होने वाला है या फिर प्रावधान किन किन जगह होंगे, पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, इससे ज्यादा पूरा फोकस ये रहा है कि पिछले 10 सालों की सरकार में बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां पाई हैं वो सारे गिनाए कि कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, कितनी महिलाएं उच्च शिक्षा में जा रही हैं, कितने आईआईटी बने हैं, कितने एम्स बने, उसका प्योरा यहां पर ब्यौरा दे दिया गया है। और साथ ही 2047 यहां पर एक टारगेट लेके चल रहे हैं। और दूसरा टारगेट उसके पहले यह भी है, एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि जब दोबारा सरकार बनेगी लोकसभा चुनाव के बाद तो फिर हम पूरे प्लान के साथ आएंगे। अभी एक अंतरिम बजट था, जो परंपरा थी उसको हमने निभाया है। उर्मिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो रही है उर्मिला जी के साथ, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे। आरजी द्विवेदी जी, देखिए यहां पर एक फोकस आप देखेंगे 2047, ऐसा मुझे लग रहा है शायद इसी सरकार में देखने को मिल रहा है कि आने वाले 2 साल नहीं, आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले तकरीबन 2047 तक, अगर देखें अभी 23 साल बाकी है, लेकिन अक्सर अब 2047 का जिक्र किया जा रहा है, एक विकसित भारत की परिकल्पना का जिक्र किया जा रहा है। तो आपको लगता है इस बजट में जो प्रावधान किए गए या फिर जो बात कही गई है, ये वाकई 2047 तक हमें एक विकसित भारत की ओर लेकर जाते हैं? देखिए, ये अनुपूरक बजट है, एक तरह का लेखन उदान है, और 2 महीने के लिए जब तक का एक्सपेंडिचर करने के लिए एक संसद की अनुमति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जरूर रही कि अब भारत युवा राष्ट्र है, और भारत में करीब 60% युवक हैं, और उसमें पर एक सर्वेक्षण में आया था कि 45% इंजीनियर ऐसे हमारे यहाँ हो रहे हैं जो नौकरी करने लायक नहीं है, माने उनमें गुणवत्ता नहीं है। तो इसलिए आवश्यकता इसकी भी थी कि इस तरह से कुछ कुशल प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए, और ऐसा प्रोत्साहित किया जाए कि जो इस तरह की ट्रेनिंग देंगे उनको हम कुछ इंसेंटिव देंगे। एक वो आवश्यकता बहुत जरूरी है, नहीं तो युवा है और यदि वो नौकरी उनको नहीं मिलेगी तो फिर वो नेगेटिव होता है, वो उसका दुष्परिणाम बहुत खराब होता है। दूसरा, इनको इसमें जैसे उन्होंने कहा कि एमएसएमई को हम मदद करेंगे, तो पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम और भी आगे बढ़ेंगे। केवल एक लाइन उन्होंने बोला है, आगे पूरा आएगा तो पता लगेगा, क्योंकि वो सर्वाधिक रोजगार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देते हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए कुछ कहीं बहुत ज्यादा जिक्र हुआ नहीं। एक बार उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम इसको और सुविधा करेंगे। तो वो यदि किया जाएगा तो ये छोटे छोटे उद्योग यदि बढ़ेंगे, तो जैसे स्टार्टअप्स के लिए उन्हें बहुत अच्छा किया है, स्टार्टअप्स को और बढ़ावा दिया है, स्टार्टअप में देश अच्छा काम कर रहा है, तो उस हिसाब से वो ठीक है। लेकिन ये जो थोड़ा इन्फ्लेशन, महंगाई जो है, उसको भी करने के लिए कुछ और भी प्रयास, क्योंकि उम्मीद है यदि आरबीआई थोड़ा मदद करेगा कि फंड्स की अवेलेबिलिटी यदि अच्छी हो जाएगी, यदि पैसा आएगा, ब्याज दर कम होगा, महंगाई कम होगी, तो वही फिर बाजार में पैसा आएगा, फिर उसी से इन्वेस्ट कंजम्पशन होगा, लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, सस्ता होगा, तो फिर उसमें पैसा मिलेगा। और जिस तरह से इनका जीएसटी में कलेक्शन हो रहा है, 3 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें थोड़ी और उम्मीद थी कि कुछ इसमें किया जाना चाहिए था। मिडिल क्लास के बारे में केवल एक थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि हम अब पहले लोअर इनकम ग्रुप के लिए मकान बना रहे थे, मिडिल क्लास के लिए भी मकान बनाएंगे। मकान बनाना अच्छा है, मकान बनने से क्या होगा कि 2 चीजें होती है। मकान बनाने में जितनी चीजें सीमेंट वाली, सरिया वाली, छोटे छोटे पेंट वाले, बहुत सारी करीब 25 इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो ये मकान में इन्वॉल्व होती है, सबका ग्रोथ होता है। ये पहले हुआ भी है। तो ये अच्छा है, मकान बनाएंगे और उसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल व्यक्ति सबको रोजगार भी मिलता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जो युवा तकनीकी इंजीनियर है, उनके लिए उद्योग के एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत थी, जैसा मैंने पहले कहा। ठीक है, हालांकि इसमें जरूर जिक्र किया गया है कि हम 3000 नए आईआईटी खोलेंगे, आईटीआई खोलेंगे, और उसमें अभी तक बताया कि 1,40,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। तो यहाँ पर नए 3000 आईटीआई खोलने की बात जरूर कही गई है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं खेमचंद जी का। खेमचंद जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। खेमचंद जी, देखिए ऐसा माना जा रहा था कि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर कुछ ऐसी घोषणाएं देखने को मिलेंगी जिसमें चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो, किसान हो या महिलाएं हो, उनको कुछ छूट दी जाएगी जिसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमको दिखाई दिया। यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है उसमें उम्मीद की जा रही थी शायद इनकम टैक्स जो पेयर है उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक भरोसा जताया गया है कि एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी और उस वक्त हम एक पूर्ण बजट लेकर आएंगे। देखिए, मैं खुद इनकम टैक्स पेयर हूँ, पिछले 14-15 साल से इनकम टैक्स दे रहा हूँ। तो 2014 में हम लोग आए थे तो 2 लाख तक की इनकम पे नो टैक्स होता था,
आज 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 7-7.5 लाख, कुछ एग्जम्पशन भी है उसको लगा के, तो कोई टैक्स नहीं है। तो इसका मतलब परिवर्तन है। दूसरा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, नई कोई आप कह सकते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी राहत है। दूसरा, युवाओं को अप स्किल और रीस्किल किया गया। 50 लाख से ज्यादा युवाओं को, उनके जो करंट स्किल थे वो अब जॉब के लिए रह नहीं गए थे, तो 50 लाख के आसपास युवा और 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल किया गया है, तो अब वो जॉब रेडी युवा है। फिर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को बताएं 37 करोड़ महिला एंटरप्रेन्योर को, जो छोटे काम करती हैं, एमएसएमई में काम करती हैं, या फिर जो अपने सेल्फ बिजनेस करते हैं, उनको लोन दिया गया, तो वो उनको सपोर्ट मिली। अब वो अपने काम को खड़ा कर रही हैं और साथ के साथ और लोगों को भी मदद कर रही हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, 83 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लगभग 9 करोड़ महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं, जो लखपति बहन बना रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति बहन बन चुकी है। उन लखपति बहनों का टारगेट 3 करोड़ तक का कर दिया कि 2 करोड़ और लखपति बहनों में एड ऑन करने हैं, तो सीधा पर 1 लाख रुपए पर हाउस होल्ड वो एड ऑन किया जाएगा। तो इससे पूरा परिवर्तन आएगा। जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रामीण परिवेश में परिवर्तन आने वाला है। फिर 1 करोड़ के आसपास हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान किया जाएगा। उनका जो रूफटॉप है उस पे सोलर एनर्जी। हालांकि यहाँ पर बात थोड़ी सी समझ नहीं आई कि जिनके पास सोलर पैनल होंगे उनको 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, तो जिनके पास सोलर पैनल अगर होगा तो उनको फिर इस फ्री यूनिट बिजली की आवश्यकता क्या होगी? तो ये सोलर, तो यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सोलर जो प्लांट बनेगा, सोलर जो छत पे रूफटॉप लगेगी, वो किस तरीके से लगे, वो कंप्लीट कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी। जब आप कंप्लीट कॉस्ट बियर कर रहे हो तो आप मान सकते हो कि हमने कॉस्ट बियर की, तो फिर हमें फ्री में क्या मिल रहा है। वो जो कॉस्ट है, मैक्सिमम कॉस्ट, व्हाट आई अंडरस्टैंड, इट विल बी बियर बाय द गवर्नमेंट। जब वो गवर्नमेंट के द्वारा बियर की जाएगी, ठीक है। तो तमाम आप ये कह रहे हैं कि बजट बहुत बेहतर। हमारे साथ उर्मिला जी भी जुड़ गए फिर से। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके, उर्मिला जी को भी शामिल कर लेते हैं। उर्मिला जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी उर्मिला जी, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। उर्मिला जी, जिस तरह से कहा गया है कि जो बजट है इस पे ना ज्यादा खुश होने की आवश्यकता है ना ज्यादा दुख होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा था शायद किसी दाम, कोई प्रोडक्ट में शायद उसके दाम बढ़ जाएंगे, ना बढ़े हैं ना कम हुए। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण की तरफ से साफ कहा गया हमने इस परंपरा को जारी रखा है, इसलिए हमने कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ महीने बाद चुनाव है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है, लेकिन बिल्कुल नहीं किया। लेकिन भरोसा जताया है कि जब दोबारा हमारे एनडीए की सरकार बनेगी उस वक्त हम पूर्ण बजट लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 2047 का विकसित भारत है। सर, मैं अपनी बात रखूं? प्लीज प्लीज। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सर, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि हम बाद में बजट पेश करेंगे दोबारा से 3 महीने बाद। तो आप ये देखिए कि जब क्रिकेट मैच चलता है तो ये रहता है कि अब जीतेगी सरकार, हमारी पार्टी अब जीतेगी, अब इंडिया जीतेगी, अब पाकिस्तान जीतेगा। तो इन्होंने एक हमारे इलेक्शन की वजह से ये एक बहकाने का काम करा कि लोगों को हम ये इस असमंजस में रखें कि हम लोग इलेक्शन के बाद अगर हम जीतते हैं तो फिर हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन ये कुछ अच्छा इन बीजेपी सरकार का मतलब है हमेशा झूठ बोलना। आप बजट को ले लो, आप पहले भी इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे, आज बोल रहे कि हम मकान बनाएंगे। तो आप इनकी बात पर, बीजेपी की सरकार पे मैं तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वित्त मंत्री कह रही है कि हमने अभी तक 2 करोड़ घर बना चुके हैं, अब आने वाला जो लक्ष्य है वो 3 करोड़ का है। 4 करोड़ बन चुके हैं, 4 करोड़। जी उर्मिला जी, मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहती हूँ। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। आप मुझे एक भी योगी जी जब से बने, मोदी जी जब से बने, एक भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, किसानों के लिए 45 रुपए बढ़ाया गया। आज तक 1 साल में आय दुगनी करनी थी। एक भी आप मुझे बता दीजिए कि आज तक इन्होंने एक भी कोई हॉस्पिटल बनाया हो या स्कूल बनाया हो। स्कूलों की हालत देखो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम बजट पर फोकस रखते हैं। ठीक है, आरजे द्विवेदी जी, क्या वाकई यहाँ पर एक इशारा देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि अभी तो हम बस एक परंपरा ही निभा रहे हैं, जब हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हमने आपको अपना विजन बताया है, हमने आपको अपना प्लान बताया कि हम क्या करने वाले हैं,
और या भले इसको हम कह लें कि चुनावी बजट नहीं है, लेकिन अगर विजन बताया जा रहा है, अगर प्लान बताया जा रहा है, तो इसका असर होगा क्या चुनाव में? और यह माना जाएगा कि एनडीए जब दोबारा वापस आएगा, बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी, तो जो ये विजन है इसको अमली जामा पहनाया जाएगा पूर्ण बजट में। देखिए, जिस तरह से बजट इन्हें पेश किया है उससे तो लगता है कि ये पूरे कॉन्फिडेंस में है कि इन्हीं की सरकार आने वाली है, क्योंकि वो पूरा उनको कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से इन्हें ये हम बताया ना कि अंतरिम बजट होता है जो राह दिखाता है, तो जो राह दिखा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म बजट है और उस तरह से एक ग्रोथ ओरिएंटेड है इसमें है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी प्रावधान किए हुए हैं और उसमें जो एक्सपेंडिचर होंगे और थोड़ा सा रूरल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ भी ने तो ध्यान दिया है, आशा वर्कर्स वगैरह के लिए भी वो बात कर रहे हैं, तो उस पे इनका फोकस है। लेकिन ये थोड़ा सा ये बात सही है जैसा अभी प्रवक्ता बीजेपी के कह रहे थे कि 2 लाख से 7 लाख कर दिए, फिर भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके फिक्स डिपॉजिट वगैरह में इंटरेस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी करनी थी और उनको टैक्स में और छूट देने की आवश्यकता थी, क्योंकि 6% 7% उनको एफडी में रेट मिलता है और उसमें फिर टीडीएस कट जाता है, तो वो फिर नेट जो इन्फ्लेशन है उससे नीचे चला जाता है। इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है, समय का मैं एक लास्ट कमेंट ले लेंगे। खिमचंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, समय का मैं संक्षेप में कहिएगा। सर, मैं ये कह रही कि लोग पैसे वालों की बात करते हैं, ये जनता के लोगों की बात तो नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, समय का अपनी बात रखिए। खिमचंद जी, देखिए, इकोनॉमिक सर ने जो कहा, अभी भी सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा छूट भी दी जा रही है और एक्स्ट्रा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो सिंप्लीफिकेशन किया कि 75 ईयर से आप बड़े हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत है। और अभी भी इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डाली गई है, वो ये है कि 2014 तक आपके पास कुछ टैक्स की डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई है, केस चल रहे हैं, उस पर इनकम टैक्स में आपको आना जाना पड़ रहा है, तो 25,000 रुपए तक का इस तरीके का जो भी कोई डिमांड है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये कम से कम ये छूट दी गई है, अगर किसी का 25,000 का अगर बकाया है तो उसको आप छोड़ देंगे, ये कह रहे हैं आप कि इस तरह से छूट दी गई है? ये एक मैं राहत बोला मैंने। ठीक है, राहत छूट, ठीक है, मुझे लगता है कि, लेकिन ठीक है, समय हमारा समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो गया। बजट है बहुत लंबा, इस पर हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया खिमचंद जी, उर्मिला जी और आरजे द्विवेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अंतरिम बजट पेश हो चुका है निर्मला सीतारमण ने। हालांकि इसको एक परंपरा के तौर पर कहा गया है कि हमने परंपरा निभाई, इसलिए कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन एक दिशा, एक विजन यहां पर बीजेपी ने, एनडीए ने, अपनी सरकार ने बताने की कोशिश की। 2047 तक यहां पर विजन दिखाया है और एक भरोसा भी दिखाया है यहां पर कि जब दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी उसके बाद फिर हम पूर्ण बजट लेके जाएंगे और जो हम कह रहे हैं या जो हमारा विजन है उसको हम पूर्ण करने के लिए उस बजट में प्रावधान करेंगे। लेकिन देखना होगा कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव है, क्या एनडीए की सरकार दोबारा होती है या फिर यूपीए सरकार या फिर विपक्षी गठबंधन इसमें सफल होता है। लेकिन फिलहाल अंतरिम बजट पेश हो गया। इसके साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।